गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज परफेक्टली फाइन। होप एवरीथिंग इज फाइन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। दिवाकर, अभिनव, विवेक, सचिन, बादल, निशु, भारती, स्तुति, भूषण, विवेक, अभिनव मिश्रा, संजीत, सोनी, यूपीएससी, राम यादव, अमित यादव, सचिन यादव, निशु शर्मा, निकिता, भाग्यश्री साहू, अंजलि, बादल सिंह, मोहम्मद जाहिद, रमाकांत राजपूत, मेहंदी चौधरी, शिल्पा, अंजलि, प्रियंका कुशवाहा। आप सब लोग ठीक ठाक हैं? सचिन यादव जी खुश रहिए। नमस्कार। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सची मिश्रा, आभा उपाध्याय, आप आज अच्छा लग रहे हैं। दिवाकर चौरसिया जी, धन्यवाद आपको। रश्मि चौहान जी, ऑल वेल बेटा, ऑल वेल। राम राम जी, रमाकांत बाबू, राम राम। चलिए, तो यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आगे बढ़ता हूँ। सचिन जी नमस्कार। ऋषि बाबू, हल्बी किससे रिलेटेड है? क्या है हल्बी? मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हैं सर। पंचतीनय का शब्द लव मैरिज से है क्या? बेसिकली पंचतीनय शब्द का नाता लव मैरिज से कम, और वो मूल रूप से इस बात से रिलेटेड है कि 5 तरह के बैकग्राउंड दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत साहित्य की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो दिखाई देती है। उसके अंतर्गत तमाम प्रकार के विवाहों की चर्चा भी की गई है। उनमें एक विवाह प्रेम विवाह भी है, तो मूल रूप से तो उसका वो विषय नहीं है। बलात् श्रम क्या होता है? अच्छा, बलात् बलात् का मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती का। जबरदस्ती का मतलब है कि जिसमें कि काम करा लिया गया और मजदूरी नहीं दी गई हो। ऐसा काम कोई आदमी मजबूरी में न करेगा। अलवार क्या है? अलवार का मतलब होता है वैष्णव संप्रदाय का एक धार्मिक आंदोलन चला था दक्षिण भारत में, तमिल भाषा में। उसके संतों ने अपने दोहे लिखे और गाए थे, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से समतावादी था। उसमें कई सारे संत ब्राह्मण भी थे और कई सारे संत पिछड़ी जाति के भी थे। उनमें एक संत महिला भी थी, अंदाल। ये लोग भगवान विष्णु को मानते थे, और विष्णु को वह दक्षिण भारत में जिस नाम से जानते हैं, आपको मैंने पिछले क्लास में वो नाम भी बताया था, और उसी आधार पर मैंने पल्लव काल के एक भगवान विष्णु के मंदिर के बारे में भी बताया था। क्या बताया था? बैकुंठ पेरुमल। तो बैकुंठ तो भगवान विष्णु का धाम है, पेरुमल दक्षिण भारत में उनका नाम है। हमारे देश को भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? देखो, भारत क्यों कहा जाता है इसके बारे में तो अनेक तरह की जानकारियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भरत वंश जो ऋग्वैदिक काल में था उसके नाम पर भारत पड़ा। कुछ लोग उसको महाभारत से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत शब्द का उल्लेख, भारतवर्ष का उल्लेख जो है वह उड़ीसा के खारवेल राजा जो था उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में भी हमें भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। तो भारत शब्द कहाँ से आया? तो भरत से एक कबीले से आया या कि एक राजा से आया, इसको लेकर दुविधाएं हैं, उसमें क्लैरिटी की कमी है। इंडिया शब्द जो है वह इंडिका के रास्ते से आता दिखता है कि ग्रीक लोग इसे इंडिका के रूप में देखते हैं और वहीं से इंडिया शब्द आया है। और हिंदुस्तान जो है वह
मध्यकाल के दौर में इसे कहा जाता था हिंदू का स्थान, शायद इसी से हिंदुस्तान शब्द निकला है। और हिंदू शब्द की व्याख्या कुछ इस तरीके से की जाती है कि सिंधु नदी के पश्चिम में जो लोग रहते थे, वो जब सिंधु के पूरब की दुनिया के बारे में बात करते थे तो उनको हिंदू कहते थे। और इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि उनके फोनेटिक्स में सौ शब्द का उच्चारण नहीं था, तो सौ का वो हौ बोलते थे, सिंधु के लिए वो हिंदू बोलते थे। इस आधार पर यह भी चर्चा आती है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले सभी लोग हिंदू हो जाते थे। वो चाहे जिस भी देवी देवता को मानने वाले हों, जिस भी तरह की पूजा पद्धति को अपनाने वाले हों, चाहे वो आर्य हों चाहे अनार्य हों। और उसके बाद फिर आर्यावर्त शब्द है, तो आर्यावर्त का मतलब है कि जिस क्षेत्र में आर्य लोग रहते हैं उसको आर्यावर्त कहा जाता है। और भारत में आर्यावर्त शब्द की भौगोलिक व्याख्या यदि करना चाहिएगा तो आपको हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहना चाहिए कि आर्यों की संस्कृति भारत के अंदर पश्चिम से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक लगातार फैलती रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आर्यावर्त का जो इस आर्य संस्कृति का जो प्रसार है वह एक ही साथ में नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन कोई स्विच ऑन हो गया और समस्त भारत में आर्य संस्कृति फैल गई। इसमें सदियां बीती हैं, सहस्राब्दियां बीती हैं। तो आर्यावर्त का क्या क्षेत्र होगा, इसका निर्धारण अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से होगा। जोधा हिंदू थी या मुस्लिम? जोधा, पहली बात तो यह है क्या कि जिनको आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं वो जोधाबाई थी या कि हरकाबाई थी, इतिहास में इसी बात का विवाद है। लेकिन चाहे जो भी थी वो हिंदू थी। और अकबर के साथ में जिसका विवाह हुआ था, ज़्यादातर इतिहासकार तो मानते हैं वो हरकाबाई थी, और हरकाबाई का धर्मांतरण नहीं हुआ था। और इसीलिए अकबर की पत्नी जो वो औरत थी वह हिंदू ही रही थी, और उसके लिए मुगलों के महल में कृष्ण भगवान का मंदिर भी बनाया गया था। अभी भी आप जाएंगे यदि फतेहपुर सिकरी में, तो वहाँ पर आपको एक भवन ऐसा मिलेगा जहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर का पूरा प्रमाण है। तमाम शंख चक्र, जो और भी हिंदू धर्म से रीति रिवाज से जुड़े हुए जो संकेत प्रतीक हैं वो सब आज भी सुरक्षित हैं वहाँ पर। रामाकांत जी, आप जो पूछ रहे हैं वो संतों से संबंधित है, उसकी चर्चा एक एक संत के लिए अलग से तो नहीं कर सकते अभी। चलिए आगे बढ़िए। तो पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत देखो, अलवार और नैनार आंदोलन के बारे में मैं अलग से चर्चा कर दूंगा, तो अभी चिंता मत करो, अभी रहने दो उसको। अभी आगे बढ़ो पूर्व मध्यकाल की ओर। पूर्व मध्यकाल की ही भक्ति की एक धारा है, उसकी चर्चा मैं आगे कर दूंगा, अभी धैर्य रखो। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हमें सबसे पहले यह समझना है कि 7वीं 8वीं सदी से 12वीं सदी का इतिहास पढ़ना है। इसे गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया
नॉर्थ इंडिया में कई क्षेत्रों में इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। राजपूत काल भी कहा जाता है। इसका अध्ययन इस तरीके से करेंगे हम लोग कि नॉर्थ इंडिया दक्कन और दक्षिण भारत, इन 3 भू क्षेत्रों में भारत की राजनीति उस समय बटी हुई नजर आएगी। और इन क्षेत्रों में आप देखोगे कि ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, और इन्हीं क्षेत्रों में यदि आप स्थापत्य को देखो तो नॉर्थ इंडिया में जो स्थापत्य की शैली विकसित हुई थी उसको कहा जाता था नागर। दक्कन में जो स्थापत्य की शैली विकसित हुई थी उसको कहा जाता था बेसर। और दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में जो शैली विकसित हुई थी उसको कहा जाता था द्रविड़। ये इस कालखंड का ओवरऑल जो विस्तार एरिया है वो ये है। फिर देखोगे कि यदि आप इसके क्वेश्चंस को देखो, यानी पूर्व मध्यकाल के दौर में जो भी पीरियड है जो कि बहुत बड़ा कालखंड आता है, उस बड़े कालखंड के दौर में हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहां से कि हमारा क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो देखोगे कि पहले राजनीति को पकड़ो। राजनीति में राजवंश, उसका कालक्रम मैंने ये नहीं कि एक एक राजा का कालक्रम आप याद करो। 4 राजवंश दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा राजवंश पहले आया, फिर राजवंश कौन आया, फिर राजवंश कौन आया। तो इस तरीके का कालक्रम। उसके बाद फिर राजधानी, कोई राजवंश जो बहुत प्रसिद्ध है उस राजवंश का कैपिटल कौन सा था, ये दे सकता है। कभी कभी कोई महत्वपूर्ण राजवंश यदि रहेगा तो उसका संस्थापक। उसके बाद फिर संस्थापक के बाद में वो कोई अति महत्वपूर्ण राजा यदि रहेगा तो, अति महत्वपूर्ण कोई राजा है तो कोई बहुत महत्वपूर्ण राजा है, जैसे मान लो कि चोल राजवंश है तो उसमें राजराज प्रथम है या राजेंद्र प्रथम है या कुलोतुंग प्रथम है, इस तरह का राजा यदि कोई हो तो, या राष्ट्रकूट राजा है तो उसमें मान लो कि अमोघ वर्ष है या उसके पहले गोविंद तृतीय था, इस तरीके का कुछ राजा, उसके बारे में अति महत्वपूर्ण राजा और उसके काल का कार्यों में यदि उसने कोई महत्वपूर्ण युद्ध जीता है तो युद्ध, या यदि उसने कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य किया है तो वो, या उसने यदि आर्थिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो, जैसे मैंने बताया था कि गांगे देव है कलचुरी वंश का राजा, उसने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए हैं, तो इस तरीके के कार्य यदि
किसी राजा के काल में हुए हों तो उनके ऊपर विशेष ध्यान टिका के रखना है, वहां से क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। यदि किसी ने प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है तो वैसे प्रशासन के बारे में क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो सिर्फ चोल वाला पढ़ना है आपको, चोलकालीन प्रशासन, चोल काल का प्रशासन पढ़ना है। पूर्व मध्यकाल के दौरान आप जितने भी राजवंश पढ़िएगा उनमें सिर्फ और सिर्फ चोल एक राजवंश है जिनके प्रशासन के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, बाकियों में से किसी के प्रशासन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इस काल में फिर देखोगे कि क्वेश्चन राजनीतिक इतिहास से कम राजनीतिक इतिहास से ज्यादा सांस्कृतिक इतिहास पर क्वेश्चन आता है। सांस्कृतिक इतिहास पर क्वेश्चन आता है, यानी इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर क्वेश्चन राजनीतिक इतिहास से ना आकर सांस्कृतिक इतिहास से आता है। और इसके अंतर्गत देखोगे तो आपको ये पता चले कि भाषा, साहित्य, मूर्तिकला, स्थापत्य और धर्म, इन पे ज्यादा आता है। यानी कि पूर्व मध्यकाल के दौरान पूछे गए, यदि आप 40-50 क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए 40 क्वेश्चन ले लीजिए, तो 40 क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे कि कम से कम भी तो 25 से 30 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के क्षेत्र से आए होंगे। तो इस दौर के अध्ययन में आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृति वाले पक्ष पे थोड़ा फोकस रहे। यदि आप इस दौर की राजनीति का अध्ययन करिएगा तो राजनीति में इतनी गहराई है, इतना डिटेल है कि आप 15-20 दिन भी पढ़ते रह जाइएगा तो भी आपको लगेगा कि अरे इस टॉपिक के ऊपर तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था। लेकिन यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप पढ़ रहे थे वो तो पूछ ही नहीं रहा है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान आपको लग रहा है कि और जाने, ये भी जान लें, वो भी जान लें, उस समय याद करने में कोई खास कठिनाई लगती नहीं है, क्योंकि आप एक दिन में रह के सोच रहे हैं। एक राजवंश, एक राजा, दर्जन भर युद्ध, सब युद्ध में कौन में हारा, कौन में जीता, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, आप ये सब रट सकते हैं। और आप रट रहे हैं, यूट्यूब वाले लोग रटा रहे हैं, या फिर शिक्षक के नाम पर जो नादानी करने वाले लोग हैं वो लोग पीपीटी देख देख कर आपको पढ़ा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं याद है और वो आपको ये कह रहे हैं कि तुम याद कर लेना। जो टीचर पीपीटी देख कर पढ़ाता है उसे खुद नहीं मालूम है, वो कोई किताब लिया, गाइड लिया और उससे पीपीटी तैयार करवा लिया, तमाम आंकड़े उसने उसके अंदर डाल दिए और आंकड़ा देख देख कर आपको पढ़ा रहा है और आपको ये कह रहा है कि तुम याद कर लेना। उन सज्जन से ये कह दो कि भैया पीपीटी हटा के थोड़ा पढ़ा दीजिए इसी टॉपिक को आप, तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सोचो कि क्या जीएस में उतने डिटेल में क्वेश्चन आता होगा? आता ही नहीं है। यदि आप पिछले 25-30 वर्षों के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि उस डिटेल की जरूरत नहीं है। और कभी मान लीजिए एक आध क्वेश्चन बहुत रेयर किस्म का आ गया 10 साल में 1 साल, तो एक क्वेश्चन जो आपसे रेयर टाइप का पूछा गया है वो तो कितना भी पढ़ लोगे तो नहीं बनेगा। और जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले और वो जो पीपीटी से पढ़ाने वाले तमाम टीचर लोग हैं, उन लोगों को भी उस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो उनसे भी नहीं बनेगा। तो उन सब लोगों के बहकावे में आके, उनके झांसे में आके तुम अपना कैरियर का कत्ल मत किया करो। बेसिक पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, जो पढ़ो उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा इसको सोचा करो, क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आएगा इसको गुना करो,
और इसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा करो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार देखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि जीएस का मतलब जीएस होता है। हाँ, ये भी बात सच है कि जीएस के अंतर्गत में भी टीजीटी का एक अलग लेवल है और पीसीएस का लेवल थोड़ा ऊंचा है, यूपीएससी का लेवल थोड़ा और ऊंचा है। 10 साल पहले का लेवल जो था आज के डेट में उसकी तुलना में गहराई ज़्यादा आ गई है। कुछ टॉपिक में ज़्यादा गहराई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ टॉपिक में अभी एवरेज गहराई है, कुछ टॉपिक में अभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए हैं वहाँ पे गहराई की उम्मीद है, जहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ मध्यम स्तर क्वेश्चन आएगा, जहाँ से अभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं वहाँ का क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का रहेगा। और आपको यह कोशिश करना है कि यदि किसी सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 क्वेश्चन के अंतर्गत आप 3 क्वेश्चन के ऊपर यदि कंफर्म हो तो इसका मतलब है आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़िया है। 60% आपका ठीक हो गया, 45% पे तो सिलेक्शन हो जाता है। 4 क्वेश्चन यदि आपका हो गया तो आपका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और 5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो आप बोरा जाओगे, बनरा जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप हमसे लिखवा के ले सकते हो। तो आपको यह समझना है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको उसमें से कितना परसेंट परफॉर्म करना है, इसका भी अंदाजा शुरू में ही लगा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चल के देखो आपकी, यदि हम इस टॉपिक के अंतर्गत आगे बढ़ें तो ये तो सिंपल कालखंड का ब्यौरा हो गया। इस काल को गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है, ये तो मैंने ऑलरेडी पीछे भी बता रखा है आप लोगों को। और राजपूत काल का मतलब है कि राजपूत नाम की एक जाति के रूप में हम उत्तर भारत में ऐसे लोगों को उभरते हुए देखते हैं जिन्होंने कि राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। लेकिन ये पूरे भारत की कहानी नहीं है। भारत में सिर्फ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी सिंधु से लेके मालवा के इलाके, कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके तक ही। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में कई क्षेत्रों में इसे राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे और ज़्यादा फोकस इधर करो कि इस युग के पॉलिटिक्स का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम 3 पार्ट में बांट देते हैं इसे, नॉर्थ इंडिया, दक्कन। नॉर्थ इंडिया का मतलब हिमालय से लेके विंध्य पर्वत के बीच का इलाका। नॉर्थ माने हिमालय से विंध्य के बीच का इलाका। इसी इलाके में आपको स्थापत्य की नागर शैली का विकास होता हुआ नजर आएगा। और दक्कन माने विंध्य से कृष्णा नदी के बीच का इलाका। इसी क्षेत्र में स्थापत्य की बेसर शैली का विकास हुआ था। और सुदूर दक्षिण में, डीप साउथ में माने कृष्णा से हिंद महासागर के बीच का इलाका। इसी क्षेत्र में स्थापत्य की द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। इसकी पढ़ाई हम लोग आगे करेंगे। नेहा पांडे, सर मुझे क्वेश्चंस ही समझ नहीं आता यूपीएससी का। बेटा, क्वेश्चन को समझने में सबसे पहली जरूरत यह होती है कि तुम ये मत सोचा करो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देखोगे तो तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
दो तरीके से देखना चाहिए। एक ये कि क्वेश्चन हमने देखा तो हमको ये अंदाजा लग गया कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। उसके बाद जब तुम उस टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो तुम्हारी किताब हो, तुम्हारा नोट्स हो या टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उन सब के बीच में से तुम्हारा दिमाग उस जगह पर टिक जाएगा जहाँ से कि क्वेश्चन आया हुआ है। यदि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, बहुत फैक्चुअल डिटेल पढ़ा रहे हैं। गहराई दो तरह की होती है बच्चों। एक गहराई होती है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की गहराई जिनके पास में होगी, वो अनावश्यक फैक्ट आपको नहीं पढ़ाएंगे, और जिनमें कॉन्सेप्ट की गहराई नहीं होती है वो गाइड वाइड से फैक्ट निकाल लेते हैं और वही आपको गहरे फैक्ट पढ़ाते हैं। वो आपको जैनिज्म पढ़ाएंगे तो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों में से कौन कौन से तीर्थंकर का क्या क्या प्रतीक चिन्ह था वो सब आपको रटाने लगेंगे, क्योंकि उनके पीपीटी में वो 24 तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह उन्होंने तैयार कर रखा है, वो आपको रटवाएंगे। जबकि आप यदि कॉन्सेप्ट समझोगे तो पता चल जाएगा कि जैनिज्म में क्या क्या मूल बातें हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और यदि संकेत प्रतीक पर भी आएगा तो कौन कौन से तीर्थंकरों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो यही होता है कि जिनके पास में कॉन्सेप्ट की गहराई होती है वो अनावश्यक फैक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाते। और तो तुम्हें ये अंदाजा लगेगा कि यदि कोई बहुत ज्यादा गहराई में फैक्ट पढ़ा है, डिटेल फैक्ट पढ़ा रहा है, तुमको लग जाएगा कि बिना मतलब की बातें हैं। और यदि कुछ जगहों पर कोई सतही पढ़ा के निकल गया जबकि वहां पर थोड़ी डिटेल में जाने की जरूरत होती है, तो तुमको वहां भी लग जाएगा कि अरे इसमें तो आप सतही से गुजर गए, क्वेश्चन तो थोड़ा नीचे से आ रहा है, आपने जो पढ़ाया वो तो काम ही नहीं आएगा। तो तुम्हें टीचर को पकड़ना है, सो मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हें बेसिकली ये समझना है कि ये नोट्स काफी है कि नहीं, ये बुक काफी है कि नहीं, ये टीचर काफी है कि नहीं। क्योंकि पास और फेल तुम ही करोगे, हम नहीं करेंगे, कोई टीचर नहीं करेगा, कोई नोट्स नहीं करेगा, कोई बुक नहीं करेगी। पास और फेल तुम्हें करना है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी ही बनती है, और तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए तुम तभी समर्थ होगे जबकि तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़े हो। कोई भी टॉपिक ले लो बेटा, चाहे चोल काल ले लो, पल्लव काल ले लो, किसी भी टॉपिक की पढ़ाई का एक दायरा तो तय करना पड़ेगा ना। जितना मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको ये कह सकता हूं कि इतने पढ़ाने से यूपीएससी के क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। मैं ये थोड़े कहूंगा कि चोल काल में इससे आगे कुछ है ही नहीं, है तो बहुत ज्यादा डिटेल, लेकिन हमें अपना दायरा तय करना पड़ेगा। हमारा दायरा किताबों से नहीं तय होगा, हमारा दायरा यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तय होगा। क्योंकि यदि हम चोल काल के बारे में ज्यादा गहराई में जाएं, हम पढ़ने लगे, यदि नीलकंठ शास्त्री की किताब या हम पढ़ने लगे, यदि संथनैया की किताब या हम पढ़ने लगे उनके ऊपर बटेनस्टेन की किताब, या हम पढ़ने लगे उसको लेकर घोषाल की किताब, या हम उसको लेकर पढ़ने लगे, साउथ इंडिया में रिसर्च करने वाले बहुत लोग हुए हैं, दीक्षितार हैं, उनकी किताब पर हो, आप दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर जो नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं उन सब को पढ़ते रहो, तो आपका काम नहीं है वो, उस काम में आप जाओगे, आप बिना मतलब उलझ के रह जाओगे। आपको बेसिक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ ठोस ठोस बातें जाननी है, क्योंकि आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो। तो इसीलिए यह ध्यान रखना है कि आप नॉर्थ इंडिया, हिमालय का इलाका, विंध्य का इलाका, ये दोनों के बीच का इलाका है जिसमें नागर शैली का विकास हुआ। दक्कन माने क्या, विंध्य से कृष्णा के बीच का यहाँ बेसर शैली का विकास हुआ। सुदूर दक्षिण से क्या मतलब है, तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधी यही आ जाएगा, बेसर शैली का विकास कहाँ हुआ है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी दे देंगे। नागर शैली का विकास कहाँ हुआ या द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ, भौगोलिक क्षेत्र और शैली का नाम दे देंगे, कहेंगे मैच करो, तो मैच करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। हम 12th में हैं, क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करना। अब हम लोग इस दौर के नॉर्थ इंडिया को उठाते हैं। नॉर्थ इंडिया
पहले हम नॉर्थ इंडिया का इतिहास देखेंगे और नॉर्थ इंडिया में हर्ष के बाद 8वीं सदी में कन्नौज का एक शासक सकल उत्तरापद स्वामी कहलाया। आपसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, यहां ये काट देगा, क्वेश्चन दे दिया 8वीं सदी में कन्नौज का एक शासक जो सकल उत्तरापद स्वामी के नाम से जाना जाता था, उसकी पहचान करें। सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ललितादित्य मुक्तापीड़। मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है कि नहीं पढ़ाया है, फिर भी पूछ रहा हूं। नहीं बता पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। ललितादित्य मुक्तापीड़ हर्षवर्धन यशो वर्मन धर्मपाल यशो वर्मन और धर्मपाल। अब आप बताओ इनमें से कौन राजा होगा? यशो वर्मन। आप लोग बताइए कौन राजा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी फटाफट। सभी लोग कोशिश करके देखो, गलत होने की चिंता ना करो। यदि गलत हुआ तो होने दो, चिंता नहीं है। चलो, जिन्हें बताना था उन्होंने बता दिया। अब देखो कि जिन्हें बताना था उन्होंने बता दिया। अब मैं शुरू करता हूं आंसर। इस बात को समझा करो दोस्त कि आंसर बताने के क्रम में सबसे पहली बात जो है कि यदि तुम नहीं जानते हो, अब तुम लोग एक जगह टिको, कंसंट्रेट करो मैं क्या बता रहा हूं और क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा, इसको समझो। और इसको सीख लिया तो बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा, आपका वीडियो वायरल कर दिया। अब ठीक है, वीडियो तो वायरल होता रहेगा। यदि आपको वीडियो वायरल करना है तो अच्छी अच्छी चीज़ वायरल करिए कि जिसको लोग भी सीखें। मतलब माफ़ करिए, भाषा बदल रहा हूँ। मतलब यदि आपको वीडियोज़ ही वायरल करना है तो ऐसी चीज़ें वायरल किया करिए कि जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा हो। मतलब सिर्फ मनोरंजक बातों का वायरल हो जाने से क्या फ़ायदा है? मैं मसखरा हूँ नहीं, मैं कोई विदूषक हूँ नहीं और होना भी नहीं चाहता हूँ। तो मसखराबाजी और विदूषकपना वाला मामला उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देगा। वो तो क्लास के दौरान 2 घंटा 3 घंटा क्लास जब हमारा चलेगा तो नेचुरल है कि हम अपने बच्चों को मानसिक स्तर पर कनेक्टेड रखने के लिए 1 लाइन 2 लाइन की बातें करेंगे। तो
तो दुनिया भर के लोग आपके टीचर के बारे में ये जाने करे वो मस्खराबाजी करता है, तो कौन सी अच्छी बात है। मैं जो बता रहा हूँ वो तुम्हारे काम की चीज़ है, और अब जो बता रहा हूँ वही वो दुनिया भर के लिए काम की चीज़ हो सकती है। ये चीज़ें यदि फैलती है तो तुम जो वायरल करते हो वो तुम समाज सेवा भी करते हो। तुम जो चीज़ें वायरल करते हो उसके वायरल होने में एक समाज सेवा भी हो सकती है, इसको समझो, बशर्ते को काम की चीज़ हो। जैसे कि मैंने तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के दिखाया अभी कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज का एक शासक सकल उत्तरापद स्वामी कहलाता है। 4 ऑप्शन मैंने दिया। अब देखो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। इसको तुमने यदि एलिमिनेट कर लिया तो सही क्वेश्चन तक यानी सही ऑप्शन तक तुम पहुंच सकते हो। और कैसे एलिमिनेट करोगे? इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, तो तुम्हारे दिमाग में काल का और क्षेत्र का अंदाजा होना चाहिए। जिसके दिमाग में काल क्षेत्र का अंदाजा होता है वो कह देगा कि भैया ललितादित्य मुक्तापीर तो कश्मीर का राजा था, क्वेश्चन में कहा गया है कन्नौज का राजा, ये तो हो नहीं सकता। पहला पॉइंट तो ये कट गया। हर्षवर्धन तो 7वीं शताब्दी का राजा था, ये तो हो नहीं सकता, वो कट गया। उसके बाद फिर या तो यशोवर्मन होगा या धर्मपाल होगा। तुम सोचो कि तुम्हारे ठीक होने का चांस 50% हो गया कि नहीं। पहले 25% था, 4 में से 1 था, अब तुम्हारा 2 जैसे ही कटा 50% हो गया। ये एलिमिनेशन का वो प्रोसेस है जिसको तुमने यदि सीख लिया तो यू विल बी बेनिफिटेड इमेंसली। यशोवर्मन कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा था। धर्मपाल बंगाल का राजा था, धर्मपाल बंगाल का राजा था। उसने भी कन्नौज के इलाके के ऊपर जीत हासिल किया है, लेकिन फिर भी वो कन्नौज का राजा नहीं था, वो बंगाल का राजा था। ये भी सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया है, सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया है। सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया है। सकल उत्तरापद का टाइटल, सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल हर्षवर्धन ने भी लिया है। सकल उत्तरापद, फिर से समझो भाषा को। सकल उत्तरापद स्वामी का मतलब हुआ कि जो संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी है। तो ये टाइटल हर्षवर्धन ने लिया है, ये टाइटल यशोवर्मन के साथ में यूज किया गया है, ये टाइटल धर्मपाल के साथ में यूज किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि 8वीं शताब्दी का कन्नौज का कौन सा राजा सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल होल्ड करता था। तो ललितादित्य मुक्तापीर कन्नौज का राजा ही नहीं है। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था, लेकिन वो 7वीं शताब्दी में था। धर्मपाल भी कन्नौज के ऊपर विजय प्राप्त किया है, लेकिन वो मूलतः बंगाल का राजा था। और यशोवर्मन अकेला कन्नौज का राजा था, 8वीं शताब्दी का राजा था, और उसने इस सकल उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया भी था। यदि तुम नहीं भी जानते हो तो तुम यशोवर्मन तक पहुंच सकते हो। ये बात हुई एलिमिनेशन के रास्ते सही उत्तर तक पहुंच जाने की। तुम यदि ये काम कर सके ना तो तुम्हारी बात बन जाएगी। क्या इस पैटर्न को समझे तुम? मैं थोड़ा टाइम यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट कर चुका इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए कि तुम एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। देश का इस्तेमाल करो, काल का इस्तेमाल करो, विकल्प को छांटो, सही विकल्प तक पहुंचो। इवन कि यदि तुम उत्तर एग्जैक्टली नहीं जानते हो तो तुम्हारे डायरेक्ट आंसर का जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ 100 एग्जाम जब तुम दे रहे होगे तो बहुत तो 25-27 क्वेश्चन ही होंगे। 25-27 क्वेश्चन से ज्यादा डायरेक्ट आंसर तुम जान रहे होगे। यदि तुम ये सब सोच रहे हो तो तुम गलतफहमी में हो। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है, और सिलेक्शन कई दफा उनका भी नहीं होता है जिनका कि यूपीएससी फाइनली हो चुका है, वो पीटी में भी फेल कर जाते हैं। जो लोग 1 बार 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं उनमें से भी कई लोग पीटी फेल कर जाते हैं। जो लोग पीसीएस का एग्जाम फाइनली पास कर चुके हैं वो भी पीटी में फेल कर जाते हैं। जो 1 बार 2 बार 3 बार कई दफा मेंस दे चुके हैं यूपीएससी का और पीसीएस का, वो लोग भी पीटी में फेल कर जाते हैं। तो सोचो कि पीटी का एग्जाम इतना आसान नहीं है, और 45 क्वेश्चन में ठीक हो जाता है। उस 45 में से तुम जब न्यू कमर होने की हैसियत से एग्जाम में अपियर हो रहे होगे तो तुम्हें यदि ये लगता है कि तुम तो 45 के बजाय 55 क्वेश्चन डायरेक्ट ही जान रहे होगे,
तो इसका मतलब यही कि निकला कि तुम यूपीएससी को नहीं जानते हो। 25-27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि जिसका आंसर तुम डायरेक्टली जान रहे होगे, तुम्हें एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बाकी का आंसर तुम निकाल पाओगे यदि तुम छंटनी कर सके तो। और छांटने की एक तर्क संगत पद्धति होती है, उसको सीखो। यही एक ट्रिक था जो मैंने सिखा दिया। मनीषा, ऐसा क्यों होता है सर? क्वेश्चन का लेवल होता है मनीषा जी, और क्या। अरे सर, आपका तरीका बहुत सही मिल गया। यही तरीका मिल जाएगा बेटा, एक से एक तरीका मिलता रहेगा, वो सीखते तो रहो तुम। चलो, अब हम 8th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया 8th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। 8th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया, उसमें एक है कश्मीर का राजा, कश्मीर, कन्नौज, बंगाल। कश्मीर, कन्नौज, बंगाल। कश्मीर में इस दौर में एक राजा हुआ है ललितादित्य मुक्तापीड़ नाम का। ललितादित्य मुक्तापीड़ नाम का एक राजा हुआ है। ललितादित्य मुक्तापीड़ नाम का एक राजा हुआ है। उसने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? सूर्य मंदिर है। यह सूर्य मंदिर है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में जानो। ललितादित्य मुक्तापीड़ का एक बड़ा काम है कि उसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद एक दूसरी बात, वह यशोवर्मन को हराया था। यशोवर्मन को हराया था। कश्मीर के इतिहास की जानकारी, कश्मीर के इतिहास की जानकारी कश्मीर के इतिहास की जानकारी कल्हन से मिलती है। कल्हन से मिलती है। मिलती है। अब तुम यदि आंसर सी बता चुका हूं भाई, आंसर सी ललिता, आंसर सी यशोवर्मन बोल चुका हूं, और 5-6 लोगों ने सही उत्तर दिया था। एक सचिन था, एक शायद शिल्पा थी, एक आभा थी, और ऐसे ही 4-5 लोगों ने ठीक दिया था, मैंने देखा था। लेकिन बहुत लोगों ने ए दिया था जो एकदम गलत था, बहुत लोगों ने बी दिया था वो भी गलत था। खैर उसको छोड़ो, अब पीछे छोड़ देते हैं सब बात को, आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको 8वीं शताब्दी के उत्तर भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूं। 8वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में मैंने बताया कि एक इतिहास कश्मीर का होगा, फिर कन्नौज का, और फिर बंगाल का। हमने कश्मीर के इतिहास से शुरुआत किया। कश्मीर के इतिहास की शुरुआत करते हुए हमने कहा 8वीं शताब्दी का सबसे उल्लेखनीय राजा कश्मीर में कोई हुआ है तो वह ललितादित्य मुक्तापीड़। उसके 2 कार्य बड़ी उल्लेखनीय हैं। एक यह कि उसने मार्तंड मंदिर बनवाया था जो सूर्य का मंदिर है, और दूसरा यह कि उसने यशोवर्मन को युद्ध में हरा दिया था। एक तीसरा फैक्ट जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह ये कि कश्मीर के इस राजा के बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है, तो
कलहन की किताब राजतरंगिणी है। कलहन की किताब राजतरंगिणी है। मैं कलहन के बारे में अब आपको पढ़ाऊंगा। आपको याद होगा मैंने कहा है कि इस दौर के क्वेश्चंस पर ध्यान दो तो कल्चर वाला पक्ष ज्यादा मजबूत रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको यह जानना है कि कलहन कौन है, तो कश्मीर का इतिहासकार, कश्मीर का इतिहासकार। इनकी किताब का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। कौन से दौर का इतिहास लिखा है? तो आदिकाल से 12वीं सदी तक। आदिकाल से 12वीं सदी के मध्य तक का, तो 12वीं सदी दे दिया, 12वीं सदी तक का इतिहास लिखा है। कोई पूछ दे तुमसे कि 12वीं सदी तक का ही क्यों? क्योंकि वो 12वीं सदी के मध्य में ही हुए थे, उसी दौरान किताब लिखे थे। मैंने आदिकाल से, मैंने बहुत ही प्राचीन काल से लेकर अपने समय तक का इतिहास लिखा उन्होंने। ये बात जान गए। इसके बाद आप देखोगे कि इन्हें हिंदुओं के बीच पहला इतिहासकार कहा जाता है। पहला इतिहासकार कहा जाता है। फर्स्ट हिस्टोरियन अमॉन्ग द हिंदूज। हिंदुओं के बीच से इन्हें पहला इतिहासकार माना जाता है। यह माना जाता है कि हिंदुओं में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। कलहन की किताब राजतरंगिणी किसी हिंदू के द्वारा लिखी गई इतिहास की पहली किताब है। हालांकि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि प्राचीन काल में भी हिंदू लोग भी इतिहास के बोध से बिल्कुल ही नावाकिफ नहीं थे। सूत, मागध, चारण जैसे सामाजिक वर्ग की चर्चा मैं कर चुका हूं। लेकिन ये एक पॉपुलर बिलीफ है वेस्टर्न विचार वाले इतिहासकारों का कि कलहन हिंदुओं के बीच में पहला इतिहासकार था। तो पीटी के एग्जाम में उनके साथ में जोड़कर यह स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कलहन ने जो किताब लिखा है उसमें उन्होंने कश्मीर के कुछ राजवंशों का उल्लेख किया है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके क्लास में कल पूछूंगा। 4 राजवंश देता हूं, आप उसका क्रम बताइएगा। निम्न राजवंशों का क्रम व्यवस्थित करें। निम्नलिखित राजवंशों का क्रम व्यवस्थित करें। ए कर्काट वंश, बी शाहानुशाही, सी उत्पल वंश, डी लोहार वंश। ये 4 राजवंश हैं जिन्होंने कश्मीर में रूल किया है। चारों राजवंशों के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इसका कालक्रम क्या है। ये मैं टास्क देता हूं आप लोगों को, आपके नोट्स से आप निकाल के लाइएगा। कल के क्लास में सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा। समझ गए?
यदि आप इनके बारे में दो दो लाइन भी जान लेंगे, जो कि मैं कल के क्लास में बताऊंगा, तो आप समझ लेना कि 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास आपका खत्म हो गया। कश्मीर के इतिहास के अंतर्गत पूछने लायक सिर्फ और सिर्फ 5 फैक्ट्स हैं। सिर्फ 5 बातें जानोगे, कश्मीर का इतिहास समझो खत्म। सबसे पहली बात यह कि इन राजाओं का कालक्रम बता दीजिए। दूसरी बात यह कि कल्हण के बारे में जान लो, कल्हण ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी, कौन से काल तक का इतिहास है यह, आदिकाल से लेकर 12वीं सदी के मध्य तक का कश्मीर का इतिहास है। तीसरी बात, जिस एक राजा के बारे में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात होगी, वो ये कि ये ललितादित्य मुक्तापीड़ कहां का राजा था। ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में जो जानकारी आपको मिल गई वो, उसके बाद फिर एक आध और राजा है, जैसे एक राजा है अवंती वर्मा, उसका एक मंत्री था खुइया नाम का। खुइया नाम का एक मिनिस्टर था जिसने तालाब का निर्माण करवाया था। उसको उस युग के प्रसिद्ध इंजीनियर के तौर पे जाना जाता है। खुइया का नाम बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अवंती वर्मा नाम के राजा का मंत्री था, तो खुइया के नाम पर क्वेश्चन आ सकता है। या तो क्वेश्चन आएगा रानी दिद्दा के नाम पर। रानी दिद्दा के नाम पर आजकल फिल्म भी बन रही है, कंगना रनावत रानी दिद्दा का रोल कर रही है। रानी दिद्दा के नाम पर क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 फैक्ट आप जानो। 5 फैक्ट। कल्हण किसके दरबार में था? कल्हण किसी के दरबार में नहीं था, कल्हण दरबार से मुक्त था, इसीलिए न्यूट्रल होकर लिख पाया, इसीलिए इतिहासकार कहलाता है। दरबार के लोग प्रायः दरबारी हो जाते हैं और दरबार की भाषा में बात करते हैं, वो इतिहास की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 5 बिंदु हैं जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक, कालक्रम। दूसरा, कल्हण। तीसरा, ललितादित्य मुक्तापीड़। चौथा, अवंती वर्मा और खुइया। और 5वां, दिद्दा। इन 5 बिंदुओं पर, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम इसका होमवर्क करके आना। कल मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे मात्र 10 मिनट लगेगा और यह मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, आपको मेरा नाम याद क्यों नहीं होता है? अरे अच्छा, इसका मतलब तुमने भी सही आंसर दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जाके देखो कि हम कन्नौज की ओर चलेंगे। कन्नौज। कन्नौज का राजा यशोवर्मन। यशोवर्मन। यशोवर्मन सकल उत्तरापद स्वामी। सकल उत्तरापद स्वामी। और फिर इसको गौड़ बहो। गौड़ बहो एक किताब है, इसके लेखक हैं वाकपति। वाकपति। भाषा से आपको पता चल जाएगा ये प्राकृत भाषा की किताब है। प्राकृत भाषा की किताब गौड़ बहो, जिसके लेखक वाकपति हैं, से पता चलता है कि यशोवर्मन ने बंगाल का क्षेत्र जीता था। बंगाल का क्षेत्र जीता था। गौड़ बहो नाम की किताब। क्वेश्चन पूछा जाएगा गौड़ बहो के लेखक कौन है। नंबर 2,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौड़ बहो में कौन से शासक को गौड़ के प्रदेश, गौड़ बने बंगाल, बंगाल, बहो मने विजेता, विजेता, किस शासक को गौड़ बहो कहा गया है? वाकपति की किताब गौड़ बहो में किस शासक को गौड़ के प्रदेश का विजेता बताया गया है? यशो बर्मन। तो देखो ये एक ऐसी किताब है जिसमें कि इतिहास की जानकारी मिल रही है। तो कल्चर और पॉलिटिक्स दोनों मिलकर एक हो गए और यहां से क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना। इससे आगे यदि पढ़ने लगे तुम यशो बर्मन के बारे में तो समय की खराबी और योजना की खराबी। अब देखो कन्नौज से आगे बढ़ जाओ और चलो बंगाल में। आदिकाल का मतलब अति प्राचीन काल, पुराना काल। आपको मौर्य काल मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि मौर्यों के साम्राज्य का विस्तार कश्मीर में भी था। ये जानकारी किसने दिया था? आपको याद हो, शायद नहीं याद हो तो मैं याद करा देता हूं। मौर्यों के भौगोलिक विस्तार का टॉपिक मैंने काफी विस्तार से पढ़ाया था और बताया था कि कश्मीर में मौर्य राज्य का विस्तार था। ये जानकारी कल्हण ने दिया है राजतरंगिणी में। मैंने ये भी बताया था कि अशोक को श्रीनगर का संस्थापक भी कहा है कल्हण ने। फिर मैंने ये बताया था कि कल्हण ने तो यहाँ तक कहा है कि मौर्य साम्राज्य जब टुकड़ों में टूट रहा था तो एक मौर्य वंशी जलोक नाम का व्यक्ति था। जलोक ने कश्मीर में एक स्वतंत्र शासक सत्ता की स्थापना किया था या शासन वंश की स्थापना किया था। तो कुल मिलाकर देखो कि आपको यह अंदाजा लग जाए कि कश्मीर में मौर्यों का भी इतिहास उसने लिखा है। तो आदिकाल का मतलब और भी प्राचीन काल से उसने कश्मीर का इतिहास लिखना शुरू किया था। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आपको मालूम है कि मौर्य काल जब आपने पढ़ा तो बंगाल मौर्यों के राज्य के अधीन था। वहां से आपको महास्थान अभिलेख मिलता है। वहां के बारे में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ताम्रलिप्ति तक, जो बंगाल में एक बंदरगाही प्रदेश स्थल था, वहां गया था अपनी बेटी और अपने बेटा को सी ऑफ करने के लिए, तब जबकि वो श्रीलंका जा रहे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने। उसके बाद आप देखोगे कि गुप्त काल में जाके देखो, गुप्त काल में बंगाल गुप्त राजा के अधीन था। बंगाल में ही कुमार गुप्त का दामोदरपुर अभिलेख मिला था। वो दामोदरपुर अभिलेख जिससे कि उनके जिला प्रशासन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर हर्ष के काल में चल के देखो तो हर्षवर्धन के काल में आपको यह पता चलेगा कि उसका एक प्रबल प्रतिद्वंदी और दुश्मन था गौड़ का राजा शशांक। तो शशांक कहां का राजा था? बंगाल का। और बौद्ध धर्म का प्रबल दुश्मन, कट्टर शैव। कहा जाता है उसने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया था। उसने बहुत सारे बौद्ध जो स्तूप वगैरह बने थे उनको तोड़वा दिया था। इसी शशांक के लिए हर्षवर्धन ने शपथ लिया था। मैंने पूरी कहानी समझाया है आपको। तो हर्ष ने शशांक के गौड़ प्रदेश यानी बंगाल के राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। शशांक के जीते जी किया कि मरने के बाद किया, ये सब आपको याद नहीं रखना है। लेकिन शशांक कहां का राजा था? तो गौड़ का। गौड़ माने बंगाल। उसके बाद फिर बंगाल के इलाके पर किसने जीत हासिल कर लिया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के मरने के बाद बंगाल में क्या हुआ? हर्षवर्धन के मरने के बाद बंगाल में क्या हुआ बहुत जानकारी नहीं है। लगता है कि अराजकता की स्थिति है। अराजकता की स्थिति है।
जकता की स्थिति है। माने कोई बहुत मजबूत राज्य नहीं है, कोई राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि लोगों की जान और माल की सुरक्षा हो सके। इसी बैकग्राउंड में 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में लोगों ने गोपाल नाम के व्यक्ति को एक राजा बना दिया। गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया। राजा बनाया। गोपाल नाम के एक व्यक्ति को राजा बनाया। लोगों ने, वहां के मंत्रियों ने, वहां के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने, उन्हें जब लगा कि अराजकता फैलती जा रही है तो हमारे बीच में से एक राजा होना चाहिए जो लोक व्यवस्था बना सके, जो हमारी सुरक्षा कर सके, जो हमारे लोगों की समृद्धि का रास्ता खोल सके, तो उन्होंने गोपाल नाम के व्यक्ति को अपना राजा बना दिया। तो 750 ईस्वी में यहीं से गोपाल के रास्ते पाल वंश की स्थापना हुई। पाल वंश की स्थापना हुई। पाल वंश की स्थापना हुई। यहीं से गोपाल के माध्यम से पाल वंश की स्थापना हो गई। अब देखो कि पाल वंश के बाद का मामला क्या है भाई। पाल वंश के बाद का मामला यह है कि हमें थोड़ा सा पाल का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। पाल का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। पाल वंश में गोपाल, गोपाल के बाद में धर्मपाल, धर्मपाल के बाद में देवपाल, देवपाल के बाद में महीपाल, महीपाल के बाद में रामपाल, ये पाल वंश के राजा हैं। इन राजाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। गोपाल के बारे में जितनी बातें बतानी थी बता दिया, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्मपाल और देवपाल के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो धर्मपाल के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। विग्रहपाल, अरे पाल इसके अलावे भी बहुत हुए हैं। विग्रहपाल, अनुग्रहपाल, कितना पढ़ोगे? यदि वो सब पढ़ने लगोगे तो तुम विग्रह का शिकार हो जाओगे। स्वतंत्रता चौधरी, स्वतंत्र चौधरी, तो ये देखो कि ये 5 राजा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। गोपाल के बारे में बात खत्म हो गई। धर्मपाल के बारे में क्या क्या पढ़ना है? तो यह कि वह त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। संघर्ष में शामिल हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष बताऊंगा कुछ देर में। वह कन्नौज जीता। कन्नौज जीता। गुजरात के कवि, गुजरात के कवि कवि सोढल,
सोढल ने उसे सकल उत्तरापद स्वामी कहा। सकल उत्तरापद स्वामी कहा। सकल उत्तरापद स्वामी बताया, गुजरात के कवि सोढल ने उसे सकल उत्तरापद स्वामी कहा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वह महान निर्माता था। महान निर्माता था। निर्माता, निर्माता माने भवन वगैरह का निर्माण खूब कराया है। धीमन और बिटपाल, बिटपाल, धीमन और बिटपाल ये दो बहुत बड़े स्थापत्यकार माने जाते हैं उस इलाके के, जिनका संरक्षक था धर्मपाल। तो ये देखो कल्चर का मामला है, याद रखिएगा। रामचंद्र शर्मा ने भी अपनी किताब में धीमन और बिटपाल की चर्चा किया है। उसके बाद वह आतिश दीपांकर को, आतिश दीपांकर को वज्रयान, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा था। तिब्बत भेजा था। आतिश दीपांकर बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुआ करते थे और तिब्बत के इलाके में इनकी बड़ी इज्जत है। उन्हें तिब्बत भेजा था धर्मपाल ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का? तो वज्रयान शाखा का। पाल वंशी मूलतया बौद्ध थे और बौद्धों में से कौन सी शाखा के? तो मूलतया वो वज्रयानी बौद्ध थे। ठीक है। फिर वह नालंदा विश्वविद्यालय का भी संरक्षक था। नालंदा विश्वविद्यालय का भी संरक्षक था। संरक्षक था। लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात ये नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक था, वो तो कुमारगुप्त ने इस संस्था को जन्म दिया था और हर्षवर्धन भी इसका संरक्षक था, तो ये भी संरक्षक है। लेकिन विशेष बात यह है कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया कहां? विक्रमशिला आज भी एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो चलती है दिल्ली से लेके भागलपुर के बीच में। भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। उसके बाद उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और फिर सोमपुरी भी कहा जाता है, सोमपुरा भी कहा जाता है, जो भी कहिए। उदंतपुरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन सोमपुरी जो है वह बंगाल में है, आज बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इस जगह को यूनेस्को का संरक्षण हासिल है। भी यूनेस्को का संरक्षण हासिल है। तो ये कितना बड़ा कल्चर का
पैट्रॉन था, संरक्षक था संस्कृत का, कि आप देखिए कि इसके काल में 3 बड़े यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चल रहा था और तब भी उसके आगे उसने 3 और विश्वविद्यालय बना दिया। विक्रमशिला सबसे उल्लेखनीय था उनमें, और अपने समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से भी आगे निकल चुका था। कुछ संकेत ऐसे भी मिलते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही हेडक्वार्टर था और वहीं से सभी विश्वविद्यालयों का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, इंक्लूडिंग नालंदा विश्वविद्यालय के। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय महान विश्वविद्यालय के तौर पर उभर कर आया। आज भी चर्चा चलती रहती है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधार मानकर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाए। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो रिवाइव करने की कोशिश है, वो कोशिश अभी के डेट में बहुत ज़्यादा सार्थक दिख नहीं रही है। मतलब मैं बताऊं आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय में मेरा एक दोस्त जो अभी हैमिल्टन कॉलेज में प्रोफेसर है हिस्ट्री का, और क्योंकि वो बिहार का रहने वाला है, जेएनयू में पढ़ा है और अपनी धरती से लगाव रखता है, तो कुछ समय के लिए आया यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसने फिर से अपना कदम वापस खींच लिया और वंस अगेन ही वेंट टू अमेरिका। तो वजह यही है कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसको वहाँ का सिस्टम, वहाँ के सिस्टम के अंतर्गत राजनीतिक हस्तक्षेप, सुविधाओं की कमी, रिसर्च के लिए सुविधाओं की कमी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे रहने की सुविधाएं कितनी है, रिसर्च की सुविधाओं की कमी वगैरह वगैरह, इन सब ने फेडअप कर दिया और फिर ही मूव बैक टू अमेरिका। खैर ये हो गया। उसके बाद फिर देखोगे कि वह धार्मिक दृष्टि से उदार था, धार्मिक दृष्टि से उदार था। उदार था का मतलब क्या हुआ कि सबको स्वतंत्रता थी, सबके बीच में समानता थी और सबको संरक्षण था। तो इसके काल में आपको ये नजर आने को है कि चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वैष्णविज्म हो, चाहे शैविज्म हो, चाहे शाक्त धर्म हो, ये सभी धर्म फल फूल रहे थे। बुद्धिज्म के अंतर्गत चाहे महायान बुद्धिज्म हो, चाहे वज्रयान बुद्धिज्म हो, सभी फल फूल रहे थे। ये और बात है कि ये खुद वज्रयान बुद्धिज्म का हिस्सा था तो उसको संरक्षण थोड़ा ज्यादा मिला होगा, लेकिन बाकियों को भी संरक्षण मिला और शासक ने कभी धर्म देखकर कर नहीं तय किया, धर्म देखकर दंड नहीं तय किया, धर्म देखकर शासन में नियुक्तियां नहीं की। योग्यता के आधार पर नियुक्ति, आय के मुताबिक कर और अपराध के मुताबिक दंड की व्यवस्था चलती थी। तो शासक एक तरफ तो वज्रयानी था, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक दृष्टि से उदार भी था। और इसीलिए देखोगे कि इसके काल में आपको मूर्तिकला और चित्रकला की जो धारा है वो खूब विकसित होते नजर आएगी। मूर्तिकला के अंतर्गत ब्लैक स्लेटी पत्थर की बड़ी संख्या में मूर्तियां बनी, बड़ी मूर्तियां बनी। ये पूरे पाल काल के लिए सही है कि ब्लैक कलर की स्लेटी, जो मतलब ब्लैक स्लेटी पत्थर की, मतलब स्लेट के आकार का जो ब्लैक होता है उस पत्थर का मटेरियल यूज किया गया है उस काल की, उस क्षेत्र में बनने वाली मूर्तियों के लिए। तो काले रंग की मूर्तियां खूब, और उसमें से कई सारी मूर्तियां बेसाल्ट की ब्लैक पत्थर की बनाई गई है। बेसाल्ट की
तो आपको मैं इस सामग्री की ओर क्यों खींच रहा हूं उसको बता देता हूं। सामग्री को ओर खींचने का कारण यह है कि प्राचीन काल में गंधार की जो मूर्तियां बनी है वो ब्लैक स्लेटी पत्थर की बनी है। मथुरा की जो मूर्तियां बनी है वो लाल रंग के पत्थर की मूर्तियां बनी है। सारनाथ की मूर्तियां भी जो बनी है वो लाल रंग के पत्थर की मूर्तियां बनी है। तो ऐसे में कोई अनुमान लगा सकता है कि मथुरा से काशी तक यदि लाल पत्थर की मूर्तियां हैं तो बंगाल में भी लाल पत्थर की मूर्तियां ही होंगी। लेकिन पाल काल की मूर्तियां काले रंग के पत्थर की बनाई गई हैं, ये बड़ी विशिष्ट बात है। काले रंग की पत्थर की मूर्तियां पाल कला की मूर्ति कला की विशिष्टता है, ये याद रखिएगा। उसके अंतर्गत फिर ये भी याद रखने लायक बात है कि आजकल ना यूपीएससी वाले लोग स्थापत्य के अंतर्गत या मूर्तिकला के अंतर्गत मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है गंधार कला की मूर्ति के मटेरियल के बारे में कि कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है गंधार कला की मूर्ति के निर्माण में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है स्थापत्य के अंतर्गत लखनऊ का जो इमाम बाड़ा है क्या उसके अंतर्गत संगमरमर का उपयोग हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है क्या उसमें संगमरमर का उपयोग हुआ है। इस तरीके के मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन चूंकि पूछे जाने लगे हैं तो ऐसे में आपको मैं इस जगह पर फोकस करके बता रहा हूं कि बेसाल्ट पत्थर की मूर्तियां इस काल में बनाई गई हैं। ठीक है। इसके बाद फिर इन मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियां भी हैं, बुद्ध की मूर्तियां भी हैं, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हैं, और फिर शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हैं, वैष्णव से संबंधित मूर्तियां भी हैं, शाक्त माने देवी की मूर्तियां भी हैं। तो इस तरह से आपको यह पता चल जाएगा कि धार्मिक दृष्टि से ये उदार थे, तभी तो सभी धर्मों की मूर्तियां इनके काल में विकसित हो रही हैं। फिर आपको यह अंदाजा लगेगा कि इस काल में चित्रकला के तहत लघु चित्रों का विकास हुआ, लघु चित्रों का विकास हुआ। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आज की तिथि में परीक्षा में यही है। पालों के यहां लघु चित्रकला का भी विकास हुआ था। ये एक लाइन एग्जाम में पाल से संबंधित क्वेश्चन के ऑप्शन में होने की काफी प्रबल संभावना है। आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों भाई, ये एक छोटा सा फैक्ट क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका वजह यह है कि भारत में यदि आप चित्रकला के विकास का अध्ययन करोगे तो मोटे तौर पर आपको यह बात समझ में आएगी कि प्राचीन काल में चित्रकला की जो धारा ज्यादा विकसित हुई उसको हम कहते हैं मुरल पेंटिंग। मुरल पेंटिंग का मतलब भित्ति चित्रकला। भित्ति माने दीवाल, दीवालों के ऊपर जो चित्रकला विकसित हुई, गुफाओं के दीवालों के ऊपर पेंटिंग बनाए जाते थे। इसकी अभिव्यक्ति आपको भीमबेटका में नजर आएगी। भीमबेटका के आगे आप देखोगे कि फिर धीरे 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 ये धारा विकसित होती रही। आपको यह बात फिर बताऊं कि भीमबेटका के पश्चात आप अजंता में जाओगे, बाघ में जाओगे, या फिर आप नवसित्तन बसन की गुफा में जाओगे तो वहां भी आपको गुफाओं की पेंटिंग खूब नजर आएगी। ये सब पेंटिंग आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन मध्यकाल की पेंटिंग पर ध्यान दो तो पता चलता है कि मध्यकाल की पेंटिंग ज्यादातर लघु चित्रकला है। लघु चित्रकला माने जो छोटे कैनवास पे बनाए जाने वाले चित्र हों, जैसे कागज के ऊपर, चमड़े के ऊपर, जो छोटा छोटा कैनवास पर बनाए जाने वाला पेंटिंग हो। अंग्रेजी में उसे मिनिएचर बोलते हैं। और यह माना जाता है कि मुगलों के काल में मिनिएचर खूब डेवलप हुआ। विशेषतः पर अकबर और जहांगीर के काल में मिनिएचर का खूब विकास हुआ। तो मिनिएचर के विकास को कई लोग मान लिए कि यह मध्यकाल की देन है।
लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय ने पिछले साल मतलब 2 साल पहले गूगल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें कि उन्होंने अपने 100 मिनिएचर्स को प्रचार प्रसार के लिए चुना। 100 मिनिएचर का प्रचार प्रसार करने का प्लान किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपने वेबसाइट पे सूचना दिया, तो सूचना के तहत उन्होंने इस विषय पर विशेष तौर पर फोकस किया कि मिनिएचर मध्यकाल की देन नहीं है, प्राचीन काल में भी मिनिएचर था। और उस दौरान उन्होंने बताया, मिनिएचर माने लघु चित्रकला, इस दौरान उन्होंने बताया कि पालों के यहाँ और गुजरात के चालुक्यों के यहाँ भी लघु चित्रकला का विकास हुआ था। ये इतिहास में पहले से मौजूद फैक्ट है। आप यदि पाल काल का थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं या गुजरात के चालुक्य का गहन अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि पाल के यहाँ जो चित्रकला विकसित हुई है उसका विषय मुख्यतया बौद्ध धर्म है। इसका विषय मुख्यतया बौद्ध धर्म है। और गुजरात के चालुक्यों के यहाँ जो गुजरात के चालुक्यों के यहाँ जो लघु चित्रकला विकसित हुई है, उसका विषय जैन धर्म है। तो बंगाल के पालों के यहाँ की लघु चित्रकला का विषय बौद्ध धर्म, गुजरात के चालुक्यों के यहाँ के लघु चित्रकला का विषय जैन धर्म। मूल बात यह है कि प्राचीन काल में लघु चित्रकला का भी विकास हुआ था। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ भित्ति चित्र का विकास हुआ था। इसलिए यह बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था। क्लियर हो गया? न्यूज़पेपर में आया था। हाँ, मैं करंट से ही जोड़ के पढ़ा रहा हूं। आपको ये मालूम हो कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत कभी कोई घटना घटे, कोई विषय के ऊपर रिसर्च हो, तो उसको जोड़कर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मैं कुछ उदाहरण तुमको देता हूं कि एक बार तानसेन के ऊपर एक उत्सव मनाया गया और द हिंदू अखबार में तानसेन के ऊपर एक आर्टिकल आया। यूपीएससी ने सीधा सीधा उसी आर्टिकल को बेस बनाया और तानसेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और उसके 4 ऑप्शंस थे। चारों के चारों ऑप्शन हिंदू के अंदर जो आर्टिकल आया था उसके 2 पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे आपको। आप देखोगे कि पौंडीचेरी के ऊपर एक रिसर्च हुआ। वही मद्रास हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में पौंडीचेरी के ऊपर एक किताब लिखा। तो पौंडीचेरी में कौन कौन यूरोपीय कंपनियों की वहाँ सत्ता स्थापित हुई, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया। गूगल ने रखमाबाई के नाम पर एक डूगल जारी किया। उसके बाद रखमाबाई का नाम काफ़ी चर्चित हो गया। तो रखमाबाई के ऊपर देखो तो यूपीएससी ने मॉडर्न इंडिया के साइड से क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसीलिए याद होगा तुमको कि मैं जब मौर्योत्तर काल में विज्ञान पढ़ा रहा था, गणित पढ़ा रहा था, मैंने बक्साली पोथी के बारे में पढ़ाया था, ये कहते हुए कि देखो बक्साली पोथी के बारे में खूब चर्चा की गई है 2 साल पहले बजट में। और चूंकि बक्साली पोथी पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं बक्साली पोथी लगातार पढ़ाऊंगा। जब तक आ नहीं जाएगा तब तक मैं इसका पीछा करूंगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अभी के डेट में चित्रकला के ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ध्यान ये दीजिएगा कि आपके क्लास में मैं जिन चीज़ों का कवरेज करता हूं, उसके अंतर्गत करंट की वो बातें जो उपयोगी हो सकती हैं, जहां से कि क्वेश्चन गढ़ा जा सकता है, वो मैं हमेशा कवर कर लेता हूं। हर बार यदि बोलने लगूंगा कि देखो ये करंट में हुआ, वो करंट में हुआ, तो समय बहुत लग जाएगा। इसलिए मैं उधर समय बचाता हूं, ज़्यादा नहीं बोलता हूं, किंतु कवरेज मैं करके चलता हूं। बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके अपडेटेड माने करंट, सब कुछ कवर रहता है। तो बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त सबकी मूर्तियां हो गई। अब देखो यहां पर क्या कहानी है कि भाई धर्मपाल के बाद में देवपाल आता है। तो देवपाल देवपाल 850 ईस्वी तक शासन किया।
850 ईस्वी तक शासन किया। आप कहिएगा कि कब से कब तक किया, ये ना बताइए, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। 850 ईस्वी तक शासन किया, उसके बाद उसका वंश पतन की ओर मुड़ गया। लंबे समय तक इसका शासन वंश पतन की ओर ही रहा, तो उस दौर के शासकों का अध्ययन करना नहीं है। रही बात देवपाल के बारे में कुछ पढ़ने की, तो देवपाल के बारे में आप ये देखो कि ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष आज के क्लास में पढ़ा सकूं ये स्थिति ही नहीं है। त्रिपक्षीय संघर्ष तो कल के क्लास में पढ़ाऊंगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने क्या किया, देवपाल ने क्या किया, वो सब बता दूंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष तो राजनीतिक इतिहास इतना ही होता है इसका कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। उसके बाद फिर सांस्कृतिक इतिहास में नालंदा और अन्य जितने भी विश्वविद्यालय मैंने बताया था धर्मपाल के काल में, सबका संरक्षण किया, सबका संरक्षण किया। इसके समय में एक विशेष बात यह हुई कि शैलेंद्र का एक राजा था, शैलेंद्र मतलब मध्य एशिया में, जो मध्य एशिया बोल दिया, सॉरी गलती हो गई, साउथ ईस्ट एशिया में एक शैलेंद्र वंश हुआ करता था। दक्षिण पूर्वी एशिया में एक शैलेंद्र वंश हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में उन विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था के लिए वहाँ के शासक ने एक हॉस्टल बनाने का सोचा। शासक ने देवपाल से आग्रह किया कि आप हमको भूमि का एक टुकड़ा दे दीजिए, हम उसके ऊपर हॉस्टल बनवाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थी रह सकें। तो नालंदा के उन छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने हेतु भूमि अनुदान कर दिया था देवपाल ने। यही बात है। तो देवपाल का शैलेंद्र शासक के साथ में संबंध, शैलेंद्र शासक से संबंध, शैलेंद्र राजवंश है साउथ ईस्ट एशिया में, से संबंध। इसके अलावा देवपाल के बारे में आपको कुछ भी विशेष नहीं पढ़ना है, उसको यहीं पर छोड़ दीजिए। गिव मी 2 more minutes, I will complete it. तब महिपाल के बारे में, महिपाल, महिपाल का क्या मामला है भाई? तो वह पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, दूसरा संस्थापक। माने बहुत दिनों तक पालों का पतन होता रहा, महिपाल ने उसे रिवाइव कर दिया, उनका फिर से कंसोलिडेशन कर दिया, उनको फिर से सुदृढ़ कर दिया। लेकिन जो फैक्ट पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो अब बोल रहा हूं। इसके समय में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को जीता, और इसलिए वह एक टाइटल लिया था गंगाई कोंड चोल, गंगाई कोंड चोल, गंगाई कोंड चोल। गंगाई कोंड चोल का मतलब हुआ कि वह चोल जो कोंड था, माने विजेता था गंगाई के इलाके का, गंगाई के इलाके का विजेता, गंगा का कौन सा इलाका जीता था? तो बंगाल का इलाका जीता था।
और बंगाल का इलाका जब उसने जीता था, उसमें बंगाल का राजा कौन था? तो महिपाल। बस इतना ही फैक्ट इसके बारे में पढ़ना है। फिर रामपाल। रामपाल रामपाल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिवाय इसके कि रामपाल के बारे में हमारी जो जानकारी है वो एक महत्वपूर्ण किताब पर आधारित है। उस किताब के लेखक कौन है वो जानना है। तो रामपाल चरित, रामपाल चरित, रामपाल चरित के लेखक कौन है? रामपाल चरित के लेखक कौन है? दंडी। दंडी ने रामपाल चरित नाम की किताब लिखा है। उसी रामपाल चरित से हमें रामपाल के बारे में जानकारी मिलती है। किताब कुछ इस शैली में लिखी गई है कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि राजा रामपाल के बारे में है, फिर अचानक लगने लगा कि कहीं भगवान राम के बारे में तो नहीं है। नहीं, भगवान राम की छवि इसमें डालने की कोशिश की गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण किताब है रामपाल चरित। अब इतनी बातें आपने पढ़ लिया तो समझिए कि पाल वंश के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। यहीं पर आज की चर्चा रुक जाएगी। आप सब लोगों को नमस्कार।